मॉर्निंग मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, तो आज हम करेंगे अकाउंट्स जो एंड इट्स टर्मिनोलॉजीज का, जो आपके 3-4 टॉपिक हो चुके थे उसी के आगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप बोलोगे मैम आप रोज बताती हो। माई सेल्फ ऋतु जायसवाल, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इस पे 11th-12th इंग्लिश मीडियम, साथ के साथ 12th स्टैंडर्ड के लिए हिंदी मीडियम के भी आपके स्टैट्स वाले अभी डाल रहे हैं, और अकाउंट्स के भी आगे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ये आपको घर बैठे सर्विस मिल रही है। आप अपना नेट यूज कीजिए। जो आप व्हाट्सएप चलाने में टाइम वेस्ट करते हैं, इससे ज्यादा आप यूट्यूब पे ये साइट्स ये वीडियोस देखिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि स्कूल्स का अभी कोई भरोसा नहीं है कि कब स्टार्ट होंगे और कब आपको एजुकेशन प्रॉपर मिल पाएगा। पर हाँ, ये कंफर्म है कि एग्जाम ऑन द टाइम होंगे। दिस इज वेरी मच श्योर। ऐसा नहीं है कि अभी आपको 11th से 12th में डायरेक्ट ला दिया है तो 12th से बीकॉम में भी डायरेक्ट ला दिया जाएगा। बोर्ड नहीं पोस्टपोन्ड हो सकता, बोर्ड को नहीं पोस्टपोन्ड, एक बार फिर भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि बोर्ड कैंसिल हो जाए। जैसे आप डायरेक्ट 11th से 12th में आ गए हो, ऐसा नहीं होगा कि 12th से आप डायरेक्ट कॉलेज में चले जाओगे। के एग्जाम तो होंगे ही होंगे, चाहे वो फेब में हो, मार्च में हो, अप्रैल में हो, पर एग्जाम होंगे होंगे। इसलिए बेटर है कि आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। 11th स्टैंडर्ड के लिए भी बोल दूं कि 11th स्टैंडर्ड जैसे आप इस साल हुआ ऐसा नहीं है कि अगले साल भी ऐसा ही होगा, तो आप ये सोच के पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर रहे हैं कि सोच रहे दिवाली बाद देखेंगे। तो आप ऐसा मत सोचिए, एटलीस्ट आप पढ़िए। क्यों? क्योंकि आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, हम एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे। क्यों? क्योंकि अभी से आप पढ़ोगे तभी आपको 12th में बेनिफिट होगा। बेसिक चीजें पता होगी तभी तो 12th में आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे और आगे की चीजें पढ़ पाएंगे। चलिए, तो अब मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। हम कहाँ पर थे? हमने यूजर्स पढ़े थे, लास्ट पॉइंट। यूजर्स के बाद हम स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंट्स। आपके बुक का पेज नंबर 10 है, टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंट्स। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपका चैप्टर कौन सा है और बुक कौन सी है। तो 11th स्टैंडर्ड है, पार्ट 1 है एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट, पार्ट 1 11th स्टैंडर्ड, और पेज नंबर 10 पर है। तो चलिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन, हम डायरेक्ट इसी पे आ जाते हैं कि हमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज पढ़ाई है। तो पहला, बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? वो ट्रांजेक्शन दैट टेक पार्ट्स इन बिजनेस इज नोन एज बिजनेस ट्रांजेक्शन, बट इट शुड बी इकोनॉमिक आई मीन टू से इट शुड बी इन फिनेंशियल, इट कैन बी मेजर इन मॉनेटरी, जिसको पैसों में मेजर किया जा सकता है, जो मॉनेटरी टर्म्स में हो, वो ही क्या कहलाएगा? बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाएगा। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन मींस एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट बिजनेस बिटवीन टू और मोर पर्सन। दो या दो से ज्यादा के बीच में आपने कोई सर्विस दी, आपने कोई प्रोडक्ट दिया और उसके अगेंस्ट में आपने पैसे लिए, तो वो कहलाएगा आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन, आइदर इन कैश और इन अ क्रेडिट फॉर्म। कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है। पैसे अभी नहीं ले रहे पर 3 महीने बाद दे रहे, तो वो कहलाएगा आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, बिजनेस। Business means an art of business. Business transaction is always economic transaction. Business transaction हमेशा क्या होते हैं? Economic transaction होते हैं। मैं अपनी बुक सेट कर दूं थोड़ा। चलिए, means an art of business. Business transaction is always economic transaction. Business transaction हमेशा क्या होने चाहिए? पर economic transaction होने चाहिए। And economic transaction means the transaction which can be measured into money or finance. Economic transaction means a transaction which can be measured in term of money, जिसको money में measure किया जा सकता है। Cash transaction made in the form of money clearly describes economic value, जो properly describe करता हो यानी दिखाता हो क्या? इकोनॉमिक वैल्यू को। फ्यू ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर रिसीवेबल इन फ्यूचर्स। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है? जिसका अमाउंट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, वो ट्रांजेक्शन्स कौन से ट्रांजेक्शन्स कहलाते हैं? क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स कहलाते हैं। बट इट्स इकोनॉमिक वैल्यू इज डिटरमाइंड इन प्रेजेंट, पर उसकी मॉनेटरी वैल्यू को प्रेजेंट में निकाला जाता है, यानी प्रेजेंट में पता कर लिया जाता है, बता दिया जाता है कि आपको इतने पैसे इतने महीने बाद चुकाने हैं।
द प्री रिक्विसाइट कंडीशन ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी पहले से डिसाइडेड कंडीशन क्या है बिजनेस ट्रांजेक्शन है, इज टू हैव अ इकोनॉमिक वैल्यू दैट इज फाइनेंशियल वैल्यू, यानी एक फिक्स कंडीशन क्या है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। बिजनेस ट्रांजेक्शंस कम इनटू द एक्सिस्टेंस, बिजनेस ट्रांजेक्शन कम इनटू एक्सिस्टेंस थ्रू मीडियम ऑफ कैश, तो कैश के मीडियम से वो क्या होता है, कैश और क्रेडिट के मीडियम से वो आता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इसने एग्जाम्पल लिया, गुड्स ऑफ 5000 सोल्ड टू रजनीकांत फॉर कैश, 5000 का गुड्स बेचा गया किसको, रजनीकांत को, कैश में। दिस इज एन एक्ट ऑफ बिजनेस, तो ये बिजनेस का क्या है, ट्रांजेक्शन है, इसको बोलेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन। कैश इज रिसीव्ड अगेंस्ट कैश, गुड्स कैश आपको साथ के साथ मिल गया, इट्स इकोनॉमिक वैल्यू इज 5000, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू कितनी हुई, 5000। This is a business transaction. Whereas Rajnikant is a separate person, or Rajnikant kya hai, is a separate person. Good is a product. Rupees 500 is the economic value which is received on the spot. यानी तब की तब मिल गई, तो इसको क्या बोलेंगे, कैश ट्रांजेक्शन बोलेंगे, मनी इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो ऑल कंडीशंस, तो इसलिए सारी कंडीशंस क्या हुई, फुलफिल हुई है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलेंगे। अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन का, goods of rupees 5000 sold on credit to Rajnikant with the condition to pay the amount within 10 days, कि ए ने बी के साथ गुड्स खरीदा या रजनीकांत ने गुड्स खरीदा क्रेडिट पर, और वो पैसा कब मिलेगा, 10 दिन बाद, तो इसको बोलेंगे हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और उसके अमाउंट तो अभी डिसाइड कर ली गई है, तो पहला था कि एक व्यक्ति होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए, एक या एक, दो या दो से ज्यादा, तो ये रहा रजनीकांत, प्रोडक्ट होना चाहिए या सर्विस होनी चाहिए, तो ये रहा गुड्स, और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो ये रही 5000, और फ्यूचर में मिलेगी, इसलिए इसको बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो बच्चों जो आपका सेकंड चैप्टर है ना, इसी बुक का सेकंड जो चैप्टर है उसमें आएगा कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है और कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है। तो यहाँ मैंने अल्टीमेटली आपको वो भी बताया कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होते हैं और कैश ट्रांजेक्शन क्या होते हैं। ठीक है, चलिए इवेंट्स क्या होते हैं। इवेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंसिडेंट्स, इवेंट क्या होते हैं, इंसिडेंट, यानी जो भी कुछ घटना घटी उसको क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। इवेंट मीन सिचुएशन और रिजल्ट क्रिएटेड फ्रॉम ट्रांजेक्शन। इवेंट क्या है, कोई भी सिचुएशन या कोई भी रिजल्ट जो आपने ट्रांजेक्शन किया उससे जो रिजल्ट निकला वो क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा। ट्रांजेक्शन इज its own implicit feature, transaction के खुद के features होते हैं। For example, assume that the goods sold to Rajnikant is purchased for rupees 3000, wages is paid rupees 500, transaction and event can be presented as follows। सेल कितने का हुआ, मानो सेल हुई, सेल इज एन एक्ट, thus it is a transaction, तो सेल हुई 5000 की, जिसको परचेज मैंने कितने में किया था, 3000 में। रजनीकांत को, जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है उसी को कैरी फॉरवर्ड किया, यहाँ इसने लिखा नहीं है कि रजनीकांत को मैंने एक प्रोडक्ट बेचा। मैं आपको समझाती हूँ इसको, देखिए मानो ए को मैंने एक प्रोडक्ट बेचा कितने में, 5000 में, सोल्ड किया, सेलिंग प्राइस है ये इसका सेलिंग प्राइस है 5000 रुपीज। प्रोडक्ट को, ये ए को जो मैंने प्रोडक्ट बेचा है, इस प्रोडक्ट को मैंने खरीदा था, मानो ये कार है, ए को मैंने एक कार बेची है और इस कार को मैंने परचेज किया था मानो 3000 रुपीज में, और इसके एक्सपेंस हुए थे 500, तो यानी मेरा टोटल कॉस्ट कितना बैठा कार का, तो कॉस्ट ऑफ कार कितना हुआ मेरा, कॉस्ट ऑफ कार हुआ मेरा 3500। इसको मैंने ए को सेल किया, तो इसका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है मेरा 5000, 5000 में मैं इस प्रोडक्ट को सेल करती हूँ, तो मेरे को अल्टीमेटली 1500 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये जो पता चला आपको, ये जो रिजल्ट निकला इसके कारण, इसको बोलेंगे इवेंट। इसको क्या बोलेंगे, इवेंट, की ये घटना घटी है, क्या के कारण, कि मैंने ए को जो कार बेची उसकी घटना का रिजल्ट ये है, तो ये हुआ आपका इवेंट, राइट। अब चलिए आपके एग्जांपल पे, तो देखिए वेजेस पेड, इट इज एन एक्ट, thus it is a transaction, it is a result, thus it is a event। तो ये जो 1500 का प्रॉफिट आया, ये क्या है, आपका इवेंट है, तो इसको बोलेंगे आप इवेंट। ठीक है, यही एग्जांपल मैंने आपको ए नाम से करके दिखाया। चलिए, इन ब्रीफ ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज एन एक्ट डन बाय द बिजनेस व्हाइल इवेंट रिप्रेजेंट सिचुएशन। इवेंट्स क्या करता है, सिचुएशन या रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, मानिए मैंने
मैंने एक बिजनेस चालू किया और एक कंपनी फर्म बनाई एबीसी लिमिटेड, ठीक है, मैं ए हूँ माना, या फिर एबीसी ने एक कंपनी बनाई एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में ए बिजनेस की स्टार्टिंग में पैसा लेकर आया 2 लाख रुपीज, बी लेकर आया 1 लाख रुपीज और सी लेकर आया मानो 90,000 रुपीज। तो ये जो पैसा लेकर आए हैं तीनों जने, जो पैसा तीनों जने लेकर आए हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो इसको बोलेंगे अमाउंट रिसीव, अमाउंट ब्रिंग या ब्रॉड टू स्टार्ट अ बिजनेस, स्टार्ट एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, यानी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को स्टार्ट करने के लिए ये जो ए बी और सी जो पैसा लेकर आए, इट इज कॉल्ड एज कैपिटल। तो ये क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। किसके लिए? एबीसी लिमिटेड के लिए, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के लिए। तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के लिए ये क्या कहलाएगा? ये ए का 2 लाख, बी का 1 लाख और सी का 90,000 क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। चलिए अब हम अपनी बुक पे चलते हैं। An investment made by the owner to commence the business is known as capital. ओनर जो पैसा लेकर आता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, यही बताया मैंने आपको, वो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इज डन इन कैश। तो इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है बिजनेस में? कैश के फॉर्म में किया जाता है और एसेट्स के फॉर्म में किया जाता है। तो अगर एसेट भी लेके आओ तो वो भी क्या कहलाएगा? कैपिटल का पार्ट हो जाएगा। ऑल दिस आइटम्स आर इंक्लूडेड इन कैपिटल which is provided by the owner and their value is measurable in term of money। और उसकी वैल्यू काय में निकाली जाती है? मनी में निकाली जाती है। चलिए इसी एग्जांपल में मैं एक और चीज जोड़ देती हूँ। मानिए ये 2 लाख रुपए तो कैश लेकर आया एक, और फर्नीचर लेकर आया 20,000 का। तो मैं पूछूं आपसे कि ए की कैपिटल कितनी है? तो ए की कैपिटल कितनी होगी? 2,20,000। तो ये ए की क्या है? कैपिटल लगी हुई है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। मानिए ये 1 लाख रुपए लेकर आया और 10,000 का अपना स्कूटर लेकर आया। तो अपना जो स्कूटर लेकर आया तो इसकी कैपिटल कितनी हो गई? 1,10,000। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी एसेट की क्या निकाली? वैल्यू निकाली। मानो ये 90,000 लेकर आया और एक एसी लेकर आया जिसकी वैल्यू थी 25,000, तो इसको भी ऐड कर दूंगी तो हो जाएगा 1,15,000। तो सी की कैपिटल कितनी हो गई? 1,15,000। तो अगर कोई व्यक्ति या ओनर बिजनेस को स्टार्ट करते समय कोई भी चीजें लेकर आता है, चाहे वो एसेट हो, कैश हो, कोई भी चीजें लेकर आता है, तो उन सब की वैल्यू को आप ऐड कर दीजिए। वो कंपनी के लिए यानी बिजनेस के लिए क्या कहलाएगी? कैपिटल कहलाएगी। ठीक है, उन सब की वैल्यू को ऐड कर। और ऐसा नहीं है एट द स्टार्ट में ही नहीं, बीच में भी अगर कोई ओनर कुछ पैसे लेकर आता है बिजनेस में, मानो मेरा बिजनेस 5 साल से चल रहा है और मेरे को 5 साल के बाद कैश की जरूरत है, तो मैं खुद मेरे घर से लेकर आई 2 लाख रुपए। तो मानो पहले अगर मेरी 10 लाख लगी हुई थी, 2 लाख में बीच में लेकर आई, तो उसको बोलेंगे एडिशनल कैपिटल और वो आपकी 5 लाख में ऐड हो जाएगी। तो टोटल अब मेरी कैपिटल हो जाएगी बिजनेस के अंदर 7 लाख। तो अगर आप बिजनेस के अंदर ओनर जो भी पैसा लेकर आता है वो बिजनेस के लिए क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। ठीक है, ये एग्जांपल इसमें दे रखा है। टू कमेंस बिजनेस ओनर हैज ब्रॉट 10,000 कैश, फर्नीचर 6,000, गुड्स ऑफ रुपीज 8,000। हियर इज द कैपिटल ऑफ द ओनर इज 24,000। और ये 24,000 कैसे आए? 10,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000। तो इस तरीके से ये आए हैं। तो इस तरीके से ये आए हैं, राइट। 24,000 कैसे आया? 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 8 इज 24। चलिए नेक्स्ट, ड्राइंग। अब ड्राइंग क्या होता है? एक मिनट, इसने ये बोला है कैपिटल इज आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस व्हिच इज एज फॉलोज। फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप कैपिटल वर्ड इज यूज्ड व्हिच ओनर प्रोवाइड। फॉर पार्टनरशिप कैपिटल वर्ड इज यूज्ड व्हिच पार्टनर्स प्रोवाइड। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के ओनर कौन होंगे? पार्टनर्स होंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप का ओनर कौन होगा? जो इंडिविजुअल पर्सन चला रहा है वो होगा। और कंपनी का कौन होगा? जो शेयर। अब बात करते हैं ड्राइंग।
तो मैं आपको ये भी पहले एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो, जब पार्टनर्स जब पार्टनर्स फर्म में पैसा लेकर आते हैं, मैं पार्टनरशिप फर्म की बात कर रही हूँ, तो जब पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में पैसा लेकर आ रहे थे, तो आप उसको बोल रहे थे कैपिटल। जब पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म को दे रहे थे, यानी ओनर्स, ठीक है, ओनर्स जब अपने बिजनेस को पैसा दे रहे थे, जब बिजनेस को पैसा दे रहे थे, तो उसको आप बोल रहे थे क्या, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल। तो इसको बोलेंगे, इन दोनों को बोलेंगे कैपिटल, ओके, तो इनको बोलेंगे कैपिटल। और अगर अब मानो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप फर्म पैसा पार्टनरशिप फर्म पैसा दे रही है किसको, पार्टनर को। इसका मतलब पार्टनर अगर पैसा लेकर जा रहा है बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, ध्यान रखना ये वर्ड, अगर पर्सनल यूज के लिए पार्टनर कोई पैसा पार्टनरशिप फर्म से निकाल रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे आप ड्रॉइंग। तो आप उसको बोलेंगे क्या, ड्राइंग। तो दोबारा देखिए, मैं क्या बोल रही हूँ, अगर ओनर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, यानी बिजनेस से, ये गलत निकाल लगाया मैं निशान, बिजनेस से इसके पास आ रहा है पैसा, तो उसको बोलेंगे ड्राइंग। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्राइंग और कैपिटल एक दूसरे के क्या है, रिवर्स है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, पार्टनर अगर पार्टनरशिप में पैसा लगा रहा है या ओनर अगर बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो उसको बोलेंगे कैपिटल। और ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल के घर पे ला रहा है, घर के यूज के लिए, तो उसको बोलेंगे ड्राइंग। चलिए अब हम अपने बुक पे चलते हैं। तो देखिए, ओनर अगर बिजनेस में लगा रहा है तो उसको बोलेंगे बिकम्स कैपिटल, और ओनर बिजनेस से निकाल रहा है यानी तो उसको बोलेंगे ड्रॉइंग। व्हेन ओनर ऑफ अ बिजनेस विड्रॉ करता है एसेट, गुड और कैश, कैश इज वन टाइप ऑफ एसेट, तो फॉर हिज पर्सनल यूज, यहाँ पे ये वर्ड बहुत काम का है, आप लिख लीजिए, चाहे यहाँ पे क्या काय के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो उसको बोलेंगे आप, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए पर्सनल यूज के लिए, मैं लिख रही हूँ, देख लीजिए, पर्सनल पर्सनल यूज के लिए अगर आप यूज कर रहे हो, तो वो हो जाएगा आपका। अब देखो, जब मैं यहाँ पे लाऊंगी तो ये क्या होना चाहिए, पर्सनल यूज के लिए। जब आप ओनर बिजनेस से पैसा घर निकाल के लेके जा रहा है, तो उसको बोलेंगे ड्रॉइंग। ड्रॉइंग वर्ड इज यूज फॉर सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप फर्म, ओनर्स गिव कैपिटल टू द बिजनेस एंड बिजनेस गिव ड्रॉइंग टू द ओनर। तो सिंपल लाइन खाली ये याद रखिए, ओनर गिव्स कैपिटल टू द बिजनेस, यानी ओनर अगर बिजनेस को दे रहा है तो उसको कैपिटल बोलेंगे, और बिजनेस अगर ओनर को दे रही है तो उसको ड्रॉइंग बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लाइबिलिटी की। लाइबिलिटी क्या होती है, अब लाइबिलिटी मैंने आपको पहले वाले टॉपिक्स में भी बताया, लाइबिलिटी क्या होती है, वो चीजें जिनको आपको फ्यूचर में पे करना है, वो सब आपकी क्या कहलाती है, लाइबिलिटी कहलाती है। द अमाउंट्स विच इज पेबल इन फ्यूचर ऑन अ फ्यूचर डेट्स और इन अ फ्यूचर इट नोन एज लाइबिलिटी। तो देखिए पढ़ते हैं, अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस फॉर amount payable by the business for credit purchase of good asset, amount payable for borrowed money is known as liability। या तो आपने किसी से क्रेडिट पर गुड खरीदा हो, या क्रेडिट्स पर आपने कोई एसेट खरीदी हो, या आपने किसी से लोन लिया हो, और जब आपको उसको पे करना है, तो जब तक आपने उसको पे नहीं किया, वो आपकी क्या कहलाएगी, लाइबिलिटी कहलाएगी। समझ में आया, दोबारा बोल रही हूँ, सुनो। अगर आपने क्रेडिट पर किसी से कोई गुड्स खरीदा है, अगर आपने क्रेडिट पर किसी से कोई एसेट खरीदी है क्रेडिट पर, या फिर आपने किसी से कोई लोन लिया है, तो जब तक आप इन तीनों का पेमेंट नहीं कर देते सामने से, ये क्या कहलाएगा, लाइबिलिटी कहलाएगी। दिस अमाउंट इज पेएबल इन द फ्यूचर, और ये अमाउंट कहाँ पेएबल होती है, फ्यूचर में पेएबल होती है। और अपने वाला फ्यूचर नहीं जो कभी आता नहीं है, ये
और पे करनी ही होती है। इट इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी टिल इट इज नॉट पेड बाय द बिजनेस, और जैसे पे कर दी जाती है तो वो आपके लायबिलिटी बॉक्स में से क्या हो जाएगी, हट जाएगी। अब लायबिलिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन दो प्रकार की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, हमें इससे मतलब नहीं होता है इंटरनल और एक्सटर्नल, हमें ज्यादातर इससे मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी क्या होती है, द लायबिलिटी विच इज टू बी पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ इज नोन एज करंट लायबिलिटी। लिख लीजिए आप यहीं पर, द लायबिलिटी विच इज टू बी पेड, जो पे करना जरूरी है विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, तो वो कहलाएगा आपका करंट लायबिलिटी। तो यहाँ ब्रैकेट डाल के आप लिख लीजिए विद इन 12 मंथ्स, यहाँ पे लिख लीजिए विद इन 12 मंथ्स। नहीं, मैं शायद नहीं लिख पाऊंगी क्योंकि ये मेरा पीडीएफ है, तो मैं नहीं लिख पाऊंगी इसमें, आप ही लिखिए। यहाँ पे करंट लायबिलिटी लिखिए विद इन शुड बी पेड विद इन 12 मंथ। और नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज होती है जो आपको लॉन्ग ड्यूरेशन में पे करनी होती है, जो एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए होती है, वो आपकी क्या होती है, नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, जैसे आपने 5 साल के लिए कोई लोन लिया तो वो क्या है, आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, चलिए। अब इसने बताया इंटरनल लाइबिलिटीज और एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होती है। इन अकाउंटिंग बिजनेस एंड ओनर्स आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी। When owner of the business is providing capital to the business, it become internal liability. जब ओनर बिजनेस को पैसा देता है तो आप उसको क्या बोलते हो, कैपिटल। तो कैपिटल क्या कहलाएगी, इंटरनल लाइबिलिटी कहलाएगी। यानी आपने अपने बिजनेस के अंदर अंदर से किसी से पैसा उधार लिया है या किसी को पैसा दिया, तो क्यों होगा, यहाँ पे लिया ही होगा। अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया है तो वो क्या कहलाएगी, इंटरनल लाइबिलिटी कहलाएगी। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होगी, एट द सेम टाइम जब आपने किसी बाहर वाली पार्टी से पैसा लिया है तो वो क्या कहलाएगी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहलाएगी। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने बैंक से लोन लिया तो क्या कहलाएगी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहलाएगी। मैं चलिए इसको एक उससे समझा देती हूँ। देखिए, मेरी फर्म है ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब ABC प्राइवेट लिमिटेड ने लोन लिया, मानिए लोन टेकन फ्रॉम ए, तो इसको बोलेंगे इंटरनल लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी। और अगर इनने लोन लिया, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, बाहर पार्टी से किसी से लोन लिया है तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल प्रायोरिटी, और घर की पार्टी से किसी से लोन लिया तो उसको बोलेंगे इंटरनल लाइबिलिटी। चलिए पढ़ते हैं। In a liability of a business towards the owner, in brief, amount payable by the business to the owner is internal liability. Owner of the business has provide capital of 1 lakh. This 1 lakh is a liability of a business towards owner. This is an internal liability. The amount payable by the business to the third party for credit purchase of good, asset, service, or amount borrowed is known as external liability. For an example, 50,000 are borrowed from भावना बहन विद द कंडीशन टू रिडीम आफ्टर 3 years, कि 3 साल में मैं दे दूंगा, तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटी। और 3 साल का है तो ये कहलाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी की। तो मैंने आपको बताया वैसा ही होगा, देखिए पढ़ लेते हैं। एज स्टेटेड अर्लियर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन ऑफ बिजनेस विद द अदर पार्टी, while current and non-current liability is determined on the basis of time. किसके बेसिस पे किया जाता है, टाइम के बेसिस पे इसको डिटरमाइन किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। नेक्स्ट अ लाइबिलिटी विच इज टू बी पेड विद इन 1 year, अगर 1 साल में पे करना है तो इट इज नोन एज करंट लाइबिलिटी। तो उसको क्या बोलोगे आप, करंट लाइबिलिटी बोलोगे। करंट लाइबिलिटी स्टेटस है, और उसको क्या बोल सकते हैं, करंट को शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं। जनरली शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी गुड परचेज ऑन क्रेडिट, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग आर इंक्लूडेड। इसके एग्जांपल्स क्या है कि आपने क्रेडिट पे खरीदा, 3 महीने में आपको वापस करना है, तो वो कहलाएगा आपका शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या फिर करंट लाइबिलिटी। या फिर कोई खर्चा चुकाना बाकी है, मानिए मेरा 2 महीने का रेंट चुकाना बाकी है मेरे ऑफिस का, तो कहलाएगा मेरा
शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या फिर करंट लाइबिलिटी, राइट। आउटस्टैंडिंग मतलब चुकाना बाकी, बकाया, राइट। आउटस्टैंडिंग यानी चुकाना बाकी है। चलिए अब बात करते हैं नॉन करंट की। तो द लाइबिलिटी विच इज टू बी पेड ड्यूरिंग अ पीरियड मोर देन 1 ईयर, अगर 1 साल से ज्यादा होगा तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटी बोलेंगे। नॉन करंट लाइबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। इसको शॉर्ट टर्म, इसको लॉन्ग टर्म, करंट नॉन करंट, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों एक ही चीज है, तो उसको बोलेंगे जैसे ये बोला फॉर एन एग्जाम्पल एज एन अबाउ मेंशन अमाउंट बोरोड फ्रॉम भावना बैंक फॉर 3 years, अगर 3 साल के लिए आपने भावना बैंक से लिया तो वो 1 साल से ज्यादा के लिए हो गया, तो वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये इसने एक डायग्राम के बेसिस पे बताया, टाइम के बेसिस पे करंट लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी पेएबल विद इन 1 ईयर और लेस, और लाइबिलिटी पेएबल मोर देन 1 ईयर, तो उसको बोलेंगे नॉन करंट। ठीक है, अब बात करते हैं एसेट्स क्या होता है। देयर आर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है लायबिलिटी और एक होता है एसेट्स। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं बिजनेस के, एक होता है लायबिलिटी और एक होता है एसेट। we have obtained the information about liability, अभी तक हमें क्या देखा, लायबिलिटी देखा। now let us informed about asset under double entry system, one side liability take place and simultaneously on the other side asset emerge। ये क्या चीज है, ये मैं आपको बता दूं। चले जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जो मेन 3 तरह के अकाउंट होते हैं, 3 फाइनल अकाउंट होते हैं। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है आपका P&L अकाउंट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको पूरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, एंड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A&D भी लिख सकते हैं, एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, इसके आगे अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं होती, एक शीट होती है। तो जो बैलेंस शीट होती है उसमें एक पार्ट होता है आपका काय का, लायबिलिटी का, इस साइड का पार्ट होता है आपका लायबिलिटी का, और इस साइड का पार्ट होता है आपका एसेट्स का। तो यहाँ पे आप सारी जितनी भी कंपनी की लायबिलिटीज है वो लिखते हैं, और यहाँ पे आपकी जितने भी कंपनी की एसेट्स है वो लिखते हैं। अब एसेट्स मतलब क्या होता है, द थिंग्स और the products, the thing कोई भी वस्तु, और the products which has the ownership by the business। इसकी ओनरशिप किसके पास होनी चाहिए, बिजनेस के पास होनी चाहिए। कोई भी वस्तु, कोई भी एसेट या कोई भी प्रोडक्ट जिसकी ओनरशिप किसके पास हो, बिजनेस के पास हो, वो सब क्या कहलाएगी, आपकी एसेट कहलाएगी। और लायबिलिटीज, द अमाउंट which is to be payable in future, the amount which is to be payable in future is known as liability। the amount which is to be payable in future, जो फ्यूचर में आपको पे करने हैं, 1 साल या 1 साल से ज्यादा। तो इसमें दो पार्ट देखे हमने, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। तो जो करंट लायबिलिटी होती है वो कितने के लिए होती है, विद इन 1 ईयर, 1 ईयर के अंदर अंदर, और ये होती है मोर देन 1 ईयर। अब बात करते हैं एसेट्स की। एसेट में भी आप दो प्रकार पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे टेंजेबल एसेट और एक पढ़ेंगे इनटेंजेबल एसेट। चलिए देखते हैं वहां पे क्या होता है टेंजेबल और इनटेंजेबल। चलिए अब बात करते हैं, ये हुआ एसेट एंड लायबिलिटी। चलो, एसेट मींस एनी सच टेंजेबल और इनटेंजेबल। बोला मैंने आपको दो प्रकार की होती है, एक होती है टेंजेबल और एक होती है इनटेंजेबल प्रोडक्ट और आइटम विच इज ऑफ ओनरशिप ऑफ बिजनेस। जिस बिजनेस के पास उसकी क्या होनी चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए, वो क्या कहलाती है, आपकी एसेट कहलाती है। एंड हैज इकोनॉमिक वैल्यू, और ध्यान रखना मॉनेटरी वैल्यू तो होनी ही चाहिए। In other words, asset means an economic resource which are held by the owner or a firm which
देयर इज एक्सपेक्टेशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द बिजनेस इन द फ्यूचर, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी एसेट कहलाएगी। अब एसेट तीन प्रकार की होती है, ये टेंजिबल और इनटेंजिबल भी ये नीचे बताएगा, अभी ये बता रहा है करंट नॉन करंट के बेसिस पे, जैसे उसमें दो टाइप ऑफ थे वैसे ही है। तो करंट और नॉन करंट वही है, अगर विद इन 12 मंथ्स का हो, यानी अगर कोई अमाउंट आपको 12 मंथ्स के अंदर अंदर मिलने वाला है तो वो कहलाएगा करंट एसेट। जैसे कैश, कैश को आपको कहीं रिएम्बर्स कराने की जरूरत नहीं है, वो तो आपका कैश ही है, तो वो आएगा यहाँ पर करंट एसेट में। जैसे डेटर्स, डेटर्स होते हैं कि आप जिनको प्रोडक्ट क्रेडिट पर सेल करते हैं, तो अगर क्रेडिट पर सेल करते हो तो हो साल भर से ज्यादा की क्रेडिट तो कोई नहीं देता, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की क्रेडिट, 6 महीने की क्रेडिट होती है, इसलिए डेटर्स आते हैं आपके करंट एसेट में। क्लोजिंग स्टॉक, जो इस साल का क्लोजिंग है, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा और उसको नेक्स्ट ईयर क्या कर दिया जाएगा, सोल्ड आउट कर दिया जाएगा, इसलिए वो भी आएगा आपका करंट एसेट में। अब आप बोलोगे तो मैम नॉन करंट एसेट्स में क्या आता है, तो नॉन करंट एसेट्स में वो एसेट्स आती है जो आपने एक बार खरीद ली है और अब आपके लॉन्ग ड्यूरेशन में कुछ काम कर रही है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मेरा घर 25 साल से ऐसा का ऐसा ही है, तो उसको बोलेंगे नॉन करंट एसेट। बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स और एसी अगर आपके मोर देन 1 ईयर्स के रिलेटेड है तो वो कहलाएंगे आपके नॉन करंट एसेट। और फिक्शिशियस क्या, मैम आप बोलोगे मैम फिक्शिशियस क्या होता है, तो फिक्शिशियस एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनका प्रॉफिट आप फ्यूचर में आपको मिलेगा, तो जिनका प्रॉफिट हमें फ्यूचर में मिल रहा होता है तो उनको हम डिवाइड कर देते हैं फ्यूचर्स के हिसाब से, और वो कहलाती है हमारी फिक्शिशियस। चलो हम पढ़ते हैं। तो हमारा पहला है नॉन करंट एसेट, करंट एसेट कहाँ गया, 13 एक डाउन 14, ये रहा करंट। ठीक है, तो पहले नॉन करंट दे रखा था, हम नॉन करंट की पढ़ते हैं। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट आर आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, लाइक नॉन करंट एसेट लाइबिलिटी, जैसे लाइबिलिटी थी, नॉन करंट एसेट आर आल्सो फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर। तो मैंने आपको अभी बताया अगर 1 साल से ज्यादा का हुआ एसेट है तो वो कहलाएगी नॉन करंट एसेट। These are also known as long term assets भी इनको बोला जाता है, जैसे उनको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोला जाएगा, इनको लॉन्ग टर्म एसेट और फिक्स्ड एसेट भी इनको बोला जाता है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, अभी बताया था मैंने आपको कि मेरा घर है 25 साल से ऐसा कैसा है, तो वो कहलाएगा मेरा नॉन करंट एसेट। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, ये सब मेरे क्या कहलाएंगे, नॉन करंट एसेट। अब आप पूछोगे मैम ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल ये सब क्या होता है, तो ये सब आगे जब चैप्टर में आएंगे मैं आपको बताऊंगी, अभी आप ये ध्यान रखो खाली, ये सब आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। इंटेंजिबल एसेट वो एसेट्स होती है जो आपको दिखती नहीं है, नीचे ही आ रहा है, हम चलते हैं आगे। दिस एसेट हैव अ लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर, तो इन एसेट्स की लाइफ क्या होती है, मोर देन 1 ईयर की होती है, तो उसको बोलेंगे नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, अब नॉन करंट एसेट दो कैटेगरी में होती है, एक होता है टेंजिबल और एक होता है इनटेंजिबल। तो पढ़े पढ़ते हैं टेंजिबल एसेट्स क्या होता है, तो पहले समझा दो। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है विच हैज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी जिसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, जो दिख रही है आपको, वो आपकी कहलाएगी टेंजिबल एसेट। जैसे मेरा घर, तो मेरा घर मेरी एसेट है और वो आप किसी को भी दिख सकती है, मुझे भी दिख रही है, तो वो क्या है, टेंजिबल एसेट है। फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, लैपटॉप, ये सब मेरी क्या है, टेंजिबल एसेट्स है। द एसेट्स व्हिच कैन बी सीन और टच, तो टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच हैव अ फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है। टेंजिबल एसेट कैन बी सीन और कैन बी टच। Tangible assets are subcategorized into non-current assets. Intangible assets, land, building, plant, machinery, furniture are included. अब बात करते हैं intangible की, तो intangible assets वो assets होती है that can't be seen and cannot be touched, जो दिखती नहीं है, जैसे ब्रांड, राइट, जैसे नाइकी, नाइकी की मार्केट में अपने आप ही एक गुडविल है, क्यों, क्योंकि लोग उस प्रोडक्ट के नाम से ही प्रोडक्ट को खरीदते हैं, दुकानदार कौन बेच रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं होता। जैसे मैं बात करूं कि है ना, दीप कमल इलेक्ट्रॉनिक्स है हमारे यहाँ पे विशद पेट्रोल पंप के उधर, तो दीप कमल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, वो मानो अगर बेच रहा है, मानो सैमसंग का टीवी बेच रहा है और मेरे को सैमसंग टीवी खरीदना है, बाकी सब शॉप्स बंद है, खाली दीप कमल खुला है, और मेरे को लगता है नहीं दीप कमल वाला तो बहुत बेकार है, वो अच्छा आदमी नहीं है, बहुत लूटता है, बहुत प्रॉफिट मार्जिन होता है उसका, तो क्या ऐसा होता है ब्रांड की मुझे तो सैमसंग खरीदना है, नहीं होता ना, क्यों, क्योंकि अगर सैमसंग की प्राइस अगर आपको ऑनलाइन यही शो कर रही है तो दीप कमल वाला भी उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है 19-20, पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको।
पता है आपको इस ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदना है, चाहे वो बेच कोई भी रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों पता चला? क्यों? क्योंकि उसकी मार्केट में क्या थी, एक गुडविल थी, उस मार्केट में उसका अपने आप का ही एक नाम है, इसलिए उसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है। अब कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये भी एक टाइप के इंटेंजिबल एसेट है। अब कॉपीराइट, ट्रेडमार्क क्या होता है? तो आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ एक बुक। आप कोई भी बुक देखिए, अपनी बुक देखिए, आप अपनी बुक का फर्स्ट पेज देखिए एक बार। जब आप फर्स्ट पेज पे जाएंगे, मैं यही दिखाती हूँ आपको, पेज डाउन, पेज डाउन, यहाँ वाले, ये वाले पेज पे आइए, ये वाला जो मैंने खोला है, दिखा आपको? तो ये देखिए, ये सी दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये सी, यहाँ पे ये सी दिख रहा है आपको। तो ये जो सी है ना, देखिए यहाँ पे लिखा है कॉपीराइट ऑफ दिस बुक इज रिजर्व बाय गुजरात स्टेट बोर्ड। तो ये सी क्या शो करता है कि इस बुक को प्रिंट करने का, इस बुक को सेल करने का मार्केट में किसका अधिकार है? गुजरात स्टेट बोर्ड का अधिकार है। गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स, उसका अधिकार है। हम अब मैं ऐसे करूं कि मानो इस बुक का मैं सेकंड पेज बदल दूं, लास्ट पेज बदल दूं, बाकी बीच के सेम रखूं और मेरे नाम से बुक छाप दूं, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो ये जो गुजरात स्टेट बोर्ड वाले हैं मुझ पर क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं कि ये हमारा कॉपीराइट था, हाउ यू हैव यूज दिस, आप इसको यूज नहीं कर सकते हो, राइट। इसीलिए आपको पता है कि जो फिल्म्स आती है वो कई बार आपके हॉल में लॉन्च, हॉल में आने से पहले ही उसका है ना व्यू, मतलब सीडीज मार्केट में ब्लैक होने लग जाती है, ठीक है, पर वो छुपा के होती है, इसलिए आप उसको बोलते हैं कि ब्लैक हो गई सीडी या लीक हो गई मूवी, और उसको छुपा के लोग बेचते हैं, नाम डिस्क्लोज नहीं हो पाता। तो वो छुपा के क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो इलीगल काम है, किसी के राइट को आप यूज नहीं कर सकते हो जब तक कि आप उससे परमिशन नहीं ले लो। तो ये जो साइन होता है, ये साइन होता है कॉपीराइट का। देखिए लिखा है कॉपीराइट ऑफ दिस बुक इज रिजर्व बाय गुजरात स्टेट बोर्ड। मैं इस बुक को अपने नाम से, अपने उससे नहीं चला सकती हूँ, ठीक है। तो ये होता है आपका कॉपीराइट। अच्छा, हम इसी पेज पे थे, बस आपको नीचे चलना है। चलिए अब आ जाइए पेज डाउन पर। तो हम कौन से पेज पे थे? पेज नंबर 10 पर थे। चलिए, तो अभी हम थे किस पर? इंटरनल एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई, करंट नॉन करंट टेंजेबल, हम बात कर रहे थे टेंजेबल और इंटेंजेबल एसेट की। तो इंटेंजेबल एसेट में मैंने आपको बुक ही में दिखाया कि जो कॉपीराइट क्या होता है, ठीक है। तो जिसने वो बुक बनाई है वो अपने पास राइट रखता है कि मेरे अलावा, मेरी परमिशन के बिना उसकी कोई, नाम क्यों बना कॉपीराइट, मेरे राइट के अलावा, मेरे से पूछे बिना कोई उसकी कॉपी करा के नहीं बेच सकता है। तो ये जो आपकी स्टेट बोर्ड की बुक है वो कौन कर सकता है? खाली स्टेट बोर्ड वाले ही कॉपी करवा के मार्केट में निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से ये ट्रेडमार्क भी होता है, पेटेंट भी होता है। जैसे नाइकी का एक साइन है, आपको पता है वो नाइकी का ऐसा साइन होता है, पर कई बार बुक्स वाले, वो कई बार कैप्स वाले कॉपी करते हैं, पर उनकी कॉपी में थोड़ा डिफरेंस होता है, कई लोग ऐसे लगा देते हैं, कुछ ऐसे लगा देते हैं। तो ये जो प्यूमा का साइन होता है, ये जो नाइकी का साइन होता है, ये कोई, मतलब कोई भी बिना उनकी परमिशन के यूज नहीं कर सकता, ये इनका ब्रांड है, राइट। तो वो उनका क्या है? ट्रेडमार्क है, आप उसको यूज नहीं कर सकते। चलिए अब बात करते हैं, इंटेंजिबल एसेट हो गया, बात करते हैं करंट एसेट की। These assets are of that kind whose time duration is less than 1 year। जिनका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? 1 साल से कम होता है, तो उसको बोलेंगे करंट एसेट। These assets can be converted into cash। तो इन एसेट्स को कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में। For day to day transaction of a business, these assets are used in current एसेट। क्या क्या इंक्लूड होते हैं? कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। क्यों? क्योंकि मेरे जेब में जितना कैश पड़ा है मैं उसको कभी भी यूज कर सकती हूँ, तो वो क्या मेरा क्या कहलाएगा? करंट एसेट कहलाएगा। बैंक में जितना पैसा पड़ा है, आप एटीएम से निकालो, कार्ड यूज करो, तो आप कभी भी उसको यूज कर सकते हो। डेटर्स, डेटर्स को ज्यादा से ज्यादा, डेटर्स वो होते हैं जिनको आपने अपना प्रोडक्ट क्रेडिट पर सोल्ड किया है, तो वो कहलाते हैं आपके डेटर्स। तो डेटर्स को अगर आपने माल बेचा 3 महीने के लिए क्रेडिट पर या 6 मंथ्स की क्रेडिट पर, तो उनसे 3 महीने या 6 महीने में पैसा आ जाएगा, इसलिए वो लेस देन 1 हुआ, इसलिए वो क्या हुआ? करंट एसेट हुआ। बिल रिसीवेबल,
बिल रिसीवेबल वाला आपका एक पूरा चैप्टर है, तब मैं समझाऊंगी बिल रिसीवेबल क्या होता है। रॉ मटेरियल स्टॉक, फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक आर इंक्लूडेड इन दिस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट क्या होती है? लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट विच कैन बी कन्वर्ट इनटू कैश एनी टाइम। कोई भी एसेट जिसको कैश में इमीडिएटली या कभी भी कन्वर्ट किया जा सकता है उसको बोलते हैं लिक्विड एसेट। देखिए, लिक्विड एसेट आर रिकॉग्नाइज्ड एज सब कैटेगरी ऑफ करंट एसेट। करंट एसेट का ही एक पार्ट होता है। ऑल करंट एसेट एक्सक्लूडिंग, पर इसमें स्टॉक इंक्लूड नहीं होता, ये ध्यान रखना है। एक्सक्लूडिंग स्टॉक आर रिकॉग्नाइज्ड एज लिक्विड एसेट। इसके अलावा स्टॉक के अलावा जो भी एसेट करंट एसेट में आती है, जो भी एसेट करंट एसेट होती है वो ही क्या होती है? लिक्विड एसेट होती है। तो लिख लीजिए यहाँ पे एक्सक्लूडिंग स्टॉक, या इसको मार्क कर लीजिए कि सारी करंट एसेट लिक्विड एसेट भी होती है एक्सक्लूडिंग स्टॉक। और लिक्विड एसेट क्या होती है? द एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकली और इमीडिएटली, दीज एसेट्स आर नोन एज लिक्विड एसेट। जैसे मेरा गोल्ड, मेरे पास मेरा गोल्ड पड़ा है, अब मुझे अभी जरूरत है तो मैं कभी भी मार्केट में जाके उसको सोल्ड आउट कर सकती हूँ, तो वो क्या कहलाएगा? लिक्विड एसेट। शेयर मार्केट में मैंने शेयर्स खरीद रखे हैं तो मैं उसको कभी भी बेच सकती हूँ, तो वो क्या कहलाएंगे मेरे? लिक्विड एसेट या करंट एसेट। एग्जाम्पल, डेटर, बिल रिसीवेबल एक्सेट्रा आर क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश, दीज आर नोन एज लिक्विड एसेट। स्टॉक नहीं आता, स्टॉक करंट एसेट में आता है पर लिक्विड एसेट में नहीं आता। नेक्स्ट, रियल एसेट। रियल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो इसकी रिलाइजेबल, जिसकी कोई रिलाइजेबल वैल्यू हो, यानी जब मैं उस एसेट को मार्केट में सेल करने जाऊं तो मेरे को कुछ ना कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए, दैट इज नोन एज रियल एसेट। जैसे मेरा घर, मेरी बिल्डिंग, मेरे फर्नीचर कि अगर मैं मार्केट में बेचूंगी तो उससे मुझे कुछ पैसा रियलाइज होगा, इसलिए वो क्या कहलाएगी? रियल एसेट्स कहलाएगी। तो रियल एसेट मीन्स एसेट विच हैव अ वैल्यू ऑफ रियलिटी, जिसमें रियलिटी की कोई वैल्यू होनी चाहिए। दीज एसेट्स हैव अ मार्केट प्राइस, और उनकी क्या होती है? मार्केट प्राइस होती है। जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर है ना, घर आपका, क्योंकि वो मार्केट वैल्यू पे ज्यादा शो होते हैं। This means it has a realizable value. These assets can be converted into cash. In these assets, tangible, intangible, current assets are included. Sale of such asset if money can be realized, then it is known as real asset. यहाँ से लिख लीजिए, sale of such asset if money can be realized, then they are known as real asset. तो उनको क्या कहला जाएगा? real asset कहलाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, fictitious asset। फिक्शिशियस एसेट्स क्या होता है? तो फिक्शिशियस एसेट्स वो होती है जिनकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। मेरे पास कोई एसेट है पर मार्केट में मेरे तो काम आ रही है, पर जब मैं मार्केट में बेचने जाऊंगी तो वो बोलेगा नहीं मैम, ये टेक्नोलॉजी तो बहुत पुरानी हो गई, अब तो कोई इसको यूज ही नहीं करता, इसकी तो इसका मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता, इसकी सेल वैल्यू जीरो है, तो उसको बोलेंगे फिक्शिशियस एसेट। तो फिक्शिशियस एसेट डू नॉट हैव फिजिकल फॉर्म, उसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, एग्जिस्टेंस नहीं होता। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्शिशियस एसेट्स क्या होता है? जीरो होता है। कभी कभी 1 मार्क्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। दिस एसेट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, इन एसेट्स को कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। दिस इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंस होता है। द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंस इज अवेलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। तो ध्यान रखो, ये एक्चुअली कोई एसेट नहीं होती, ये क्या होता है? एक लंबा खर्चा होता है जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में लॉन्ग टाइम के लिए मिलता है। तो आप कैसे दिखाते हो? फिक्शिशियस एसेट्स के तौर पर दिखाते हो। ठीक है, अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ। वैसे कुछ काम नहीं आता, ये बड़े बड़े लोगों को भी नहीं पता होता कि एक्चुअली फिक्शिशियस एसेट्स क्या होता है। मैं आपको बता देती हूँ। मानिए मैंने अपना घर को व्हाइट वॉश करवाया, राइट, यानी पेंट करवाया मैंने अपने घर को, और पेंट के मैंने बिजनेस का, घर नहीं है मेरा, बिजनेस का जो मेरा बिल्डिंग है, बिजनेस का जो बिल्डिंग है मैंने उसको पेंट करवाया, बिजनेस बिल्डिंग को, और मेरा बिजनेस बिल्डिंग के पेंट करवाने का खर्चा लगा मानिए 1 लाख रुपीज, राइट, रुपीज 1 लाख, और मैं हर 10 साल में इसको पेंट करवाती हूँ, एवरी 10 ईयर में, ठीक है, एवरी 10 ईयर्स में। तो अगर मैं इसको एवरी 10 ईयर्स में पेंट करवाती हूँ तो ये जो मेरा खर्चा है ये मेरे इस साल के अकाउंट्स में दिखना चाहिए। तो मैं P&L अकाउंट में यहाँ पे व्हाइट वॉश या पेंट का खर्चा, पेंट एक्सपेंस का खर्चा 1 लाख नहीं दिखा सकती। क्यों? क्योंकि 1 लाख तो क्या है मेरा?
10 साल का खर्चा है, क्योंकि 10 साल में एक बार करवाती हूँ ना, जबकि P&L अकाउंट में खाली इस साल के खर्चे आते हैं, ओनली करंट ईयर एक्सपेंस, ओनली करंट ईयर एक्सपेंस। तो अगर ओनली करंट ईयर एक्सपेंस आते हैं तो ये 1 लाख तो क्या है आपका 10 साल का खर्चा है। 1 साल का खर्चा कितना होगा, तो मैं करंट ईयर का निकाल लूं, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो आपका 1 साल का होगा 10,000। तो पेंट एक्सपेंस के हिसाब से P&L में कितने आने चाहिए, 10,000 आने चाहिए। अब जो मेरी बैलेंस शीट होगी, तो ये 90,000 कहाँ गए, इसके जो बचे हुए 90,000, भाई मैंने तो पे तो 1 लाख किया होगा व्हाइट वॉश वाले को, यानी उनको तो मैंने 1 लाख रुपए पे किया होगा। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं दिखाती हूँ, खाली 10,000 दिखाती हूँ, तो मेरी एसेट्स बैलेंस शीट लास्ट में मैच नहीं होगी। तो उसको मैच करने के लिए यहाँ पे मेरे को फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से दिखाना होगा, फिक्टिशियस एसेट्स या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे मुझे दिखाना होगा 90,000, 1 लाख माइनस 10,000 मैंने इस साल राइट ऑफ किया, ये 10,000, तो राइट ऑफ किया इस साल 10,000, तो ये बचा कितना 90,000। तो इस साल मेरे को ये फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से 90,000 दिखाना होगा, तब जाके मेरी बैलेंस शीट लास्ट में क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी, राइट। अगर नहीं दिखाऊंगी तो मैंने उसको पे कर दिया 1 लाख रुपए, जबकि यहाँ पे खर्चा दिखाया खाली 10,000 का, तो जब मैं बैलेंस शीट मैच करूंगी तो मेरे कैश का 90,000 का डिफरेंस दिखेगा, इसीलिए मुझे यहाँ क्या दिखाना पड़ेगा, 90,000 दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पूरा 1 लाख भी नहीं दिखा सकती, क्यों नहीं दिखा सकती, अदरवाइज मेरे प्रॉफिट पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, एकदम से उस साल का प्रॉफिट मेरा बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उस साल ही मैंने 1 लाख रुपए चुकाया, जबकि वो खाली उस साल का नहीं, आने वाले 10 सालों का है, तो इसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। और हर साल ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। नेक्स्ट ईयर की बात करूं, मान लो ये 2015 है, तो 2016 की बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट अगर मेरी 2016 की होगी, तो यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से मेरा कितना आएगा, 80,000, और 10,000 P&L में चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 80,000। तो 10 साल में, आने वाले 10 सालों में ये 1 लाख मेरा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे राइट ऑफ हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। इसीलिए फिक्टिशियस एसेट को बोलते हैं द एसेट विच गिव द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंस, एक्सपेंस है ये, और उसका बेनिफिट मिलता है कब, फ्यूचर में, फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा के लिए आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो आपको पेंट का बेनिफिट आने वाले 10 साल में मिल रहा है, 1 साल से ज्यादा के लिए, और फ्यूचर में मिल रहा है, इसीलिए उसको इस साल में को ऐसे दिखाना होता है। तो देखिए, दिस अमाउंट इज टू बी राइट ऑफ इन अ सर्टेन ईयर, थस शोन एज एन एसेट। मैंने भी राइट ऑफ किया, इस साल का इस साल लिख दिया, और उसको इस साल राइट ऑफ कर लिया। तो जितने लंबे साल समय तक आपके वो खर्चे काम करते हैं, उतने साल तक आप उनको राइट ऑफ कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपका आंसर जरूर दूंगी। और आप इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे लाइक दिखते हैं वहाँ पे, तो आप प्लीज लाइक कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियोस कितने इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, और आपको लगता है कि मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज को ज्यादा यूज करना चाहिए, हिंदी लैंग्वेज को ज्यादा यूज करना चाहिए, तो आप मुझे वो भी बता दीजिए, ताकि मैं वो भी बता दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपके कन्वीनियंस के हिसाब से वीडियोस बना सकूं, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं, और आप व्हाट्सएप पे मुझे इस पे यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।